हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एएसडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे जेई की क्लासें चल रही हैं और सोइल में कंसोलिडेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया था। आई होप कि कल आपको बहुत आनंद आया होगा चैप्टर करने में। जिस चैप्टर को अपन बहुत डिफिकल्ट और टफ मान के चलते हैं, तो कल तक तो मुझे नहीं लगा होगा कि आपको एग्जाम थोड़ा सा भी टफ लगा होगा। आपने जहाँ तक चीज़ें समझी होंगी, क्लियर हो गई होंगी। कल हमने पढ़ा था कंसोलिडेशन के बारे में, थोड़ा सा बेसिक 2 मिनट में जान लेते हैं कि भाई कंसोलिडेशन होता क्या है। सर वही होता है कि जो सोइल की लोड लगाता है, पोर वाटर प्रेशर निकलने के कारण सोइल का जो सेटलमेंट होता है उसको हमने कंसोलिडेशन कहा था। कंसोलिडेशन को हमने 3 टाइप में मांगा था, इनिशियल, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिया था आईपीएस। आईपीएस बाबू है तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। आईपीएस बाबू तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों कि आई से मतलब इनिशियल। इनिशियल में क्या हो रहा था कि इनिशियल में सर कंपैक्शन हो रहा था। इनिशियल को हम एक प्रकार से क्या बोल सकते थे, कंपैक्शन बोल सकते हैं। अब सर ये कंपैक्शन क्या बता थी, कंपैक्शन बेटा कंसोलिडेशन की तरह ही था। बस वही बात थी कि कंसोलिडेशन में क्या हो रहा था, पानी निकल रहा था एयर वॉइड में से, और कंपैक्शन के अंदर क्या निकलती है, हवा निकलती है, एयर निकलती है। तो इनिशियल कंपैक्शन में क्या हो रहा था, तो वो एक कंपैक्शन की थे। और मेन जो कंसोलिडेशन स्टार्ट हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था सर, प्राइमरी कंसोलिडेशन से स्टार्ट था। तो प्राइमरी में क्या हो रहा था, प्राइमरी में जितना भी पानी था वो सारा एयर वॉइड के माध्यम से निकल रहा था। जितने वॉइड थे वॉइड के थ्रू निकल रहा था, जिस रास्ते से निकल रहा था, इसको क्या बोल रहे थे अपन, प्राइमरी कंसोलिडेशन। और इसमें कितना परसेंट सेटलमेंट हो रहा था, 95% सेटलमेंट अपने प्राइमरी कंसोलिडेशन में हो रहा था। फिर बाकी का 5% सेटलमेंट कैसे हो रहा था, पानी निकलने के कारण हो रहा था। तो बाकी का सेटलमेंट जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन में हो रहा था वो किस कारण हो रहा था, वो इस वजह से हो रहा था कि उसमें से जो पार्टिकल में से पानी निकल गया, पानी निकल जाने से क्या हुआ, सोइल के पार्टिकल रीअरेंजमेंट हो रहे हैं, आपस में सेट हो रहे हैं, आपस में सेट होने की वजह से अपना 5% सेटलमेंट जो हो रहा था वो सेकेंडरी सेटलमेंट में हो रहा था। बात ठीक है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ रही थी, अपने सेल स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे, परमिबिलिटी को कम कर रहे थे, कंप्रेसिबिलिटी को कम कर रहे थे। ये सारी कहानी अपन कल पढ़ चुके थे। फिर मैंने कहा था कि कंसोलिडेशन के आधार पर, भाई कंसोलिडेशन अपन ने कर दिया था, कंसोलिडेशन के बारे में जान लिया, टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में जान लिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन के आधार पर हम सोइल को किस किस प्रकार में बांट सकते हैं। तो आपने कहा था कंसोलिडेशन के आधार पर हम सोइल को 3 भागों में बांट सकते थे। 3 भागों में बांट सकते थे। एक तो हमने एनसी सोइल में बांटा था, एक हमने यूसी सोइल में बांटा था, और एक हमने ओसी सोइल में बांटा था। ये 3-4 सोइल में हमने किसको बांटा था, कल 3 सोइलों में हमने इसको बांटा था। मैंने कहा था कि एनसी लगभग बराबर इसको यूसी के बराबर ही मानते थे। क्यों मानते थे वो मैंने कल आपको पूरा संक्षेप में समझा दिया था। कोई दिक्कत नहीं है सर, समझा देते एक बार और बता दो क्या जाएगा आपका। बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा, तो मैं बता देता हूँ। मैंने कहा था एनसी का मतलब था नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। इसका मतलब क्या था सर, कि इसका मतलब ये था कि प्रेजेंट में और पास्ट में लगने वाले वर्टिकल स्ट्रेस का मान बराबर होता है। क्या होता है भैया, बराबर किसका मान, वर्टिकल स्ट्रेस का मान लगने वाला प्रेजेंट और पास्ट में लगने वाले वर्टिकल स्ट्रेस के क्या होता है, बराबर होता है। तो सर यूसी क्या था, यूसी का मतलब था अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। इसका मतलब ये था कि पास्ट में कम था और प्रेजेंट में ज्यादा है इफेक्टिव स्ट्रेस का मान, वर्टिकल। तो फिर ओसी क्या था सर, ओवर कंसोलिडेशन, जिसको हमने प्री कंसोलिडेशन भी कहा था। तो इसका मतलब क्या था सर, इसका मतलब ये था कि पास्ट में ज्यादा था और प्रेजेंट में कम था। विद एग्जांपल मैंने आपको कल ही चीज समझाई थी। फिर हमने क्या बताया था कि ओसीआर पढ़ा था कल। ये क्या पढ़ा था हमने, ओसीआर पढ़ा था, रेशियो पढ़ा था, ओसीआर रेशियो। एक ओसीआर रेशियो पढ़ा था मैंने, ओसीआर, कल एक ओसीआर रेशियो पढ़ा था। वो क्या था ओसीआर रेशियो मेरा, ओसीआर क्या था, ओसीआर था सर पास्ट अपॉन में प्रेजेंट, पास्ट अपॉन में, पास्ट अपॉन में प्रेजेंट, पास्ट अपॉन में प्रेजेंट। तो मैंने कहा था ओसीआर की वैल्यू एनसी के लिए कितनी थी सर, आपने कहा था 1 से कम, 1 के बराबर लगभग। क्यों, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट में लगभग बराबर होता है। वही मैंने कहा था यूसी के लिए क्या थी, यूसी के लिए सर पास्ट में कम था, प्रेजेंट था, तो यूसी में क्या था, 1 से कम थी, और ओसी में क्या थी, 1 से ज्यादा थी। ये मैंने कल यहाँ तक आपको याद करा दिया था। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ओसी और एनसी के बारे में इसी की। चलिए अब अपन बात करेंगे किसकी, ओसी, यूसी, एनसी के बारे में पढ़ ली, ओसीआर भी हमने कल याद कर चुका था। अब ये सारी चीजें आपको एक बार क्विक रिवीजन करके अपने 2-4 मिनट में कल का पढ़ा हुआ सारा पढ़ लिया। अब एक हेडिंग डालना पहले साथ में, इस सबको लिखने से पहले एक नई हेडिंग डालना आप, टाइम वर्सेज, क्योंकि वो सब पढ़ा है ना अपन ने। तो टाइम वर्सेज छोटा सा एक करा है, टाइम एंड टाइम सेटलमेंट करब, टाइम सेटलमेंट करब, टाइम सेटलमेंट करब। थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छोटा सा माना है। तो टाइम सेटलमेंट अगर आपको पता लग जाएगा। मैं कहूंगा आपसे, 2 सोइल पार्ट सैंपल है मेरे पास, एक सैंपल है सैंड, समझना मेरी बात को, और एक है मेरे पास क्ले। एक क्या है भैया, सैंड, और एक क्या है, क्ले। तो मैं कहूंगा सेटलमेंट ज्यादा देर तक किसमें चलेगा, सेटलमेंट ज्यादा देर तक किसमें चलेगा। सर सोचने वाली बात तो है, सैंड में ज्यादा सेटलमेंट होगा कि क्ले में ज्यादा होगा।
कि सर सेटलमेंट तो क्ले में ज़्यादा होगा। मैं पूछता हूँ आपसे क्यों, कि सर क्या पूछने बड़ी वाली बात करते हो, क्ले के अंदर वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है, क्ले का वॉइड रेशियो ज़्यादा होता है, इससे सेटलमेंट लंबा चलेगा। चलो ये बात भी आपकी सही है, आपने पढ़ा हुआ है। और सैंड में वॉइड रेशियो कम होता है तो इसलिए कम चलेगा। चलो मतलब ये चीज़ तो आपको मालूम है। तो मैं कहूँ सेटलमेंट का अगर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा डीपली, तो सेटलमेंट क्या होगा, तो कुछ ये सैंड का तो यहीं खत्म हो जाएगा और क्ले का हमारा क्या करेगा, लंबा चलेगा। तो क्ले का सेटलमेंट यहाँ चलेगा और सैंड का मेरा कम समय में, और यहाँ मेरा क्या होगा, शेयर फेलियर हो जाएगा। लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं फेलियर तो करेगी भाई, फेलियर तो होगा, शेयर फेलियर तो होगा कहीं ना कहीं सोइल का। तो इसलिए प्राइमरी कंसोलिडेशन में जो होता है वो जहाँ तक ये अपना सैंड फेलियर होता है, जहाँ तक अपना सैंड फेलियर होता है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री सेटलमेंट। और जो क्ले का सेटलमेंट होता है इसको बोलते हैं 2 डिग्री सेटलमेंट। ठीक है, सर समझे नहीं, 2 डिग्री 1 डिग्री। देखो प्राइमरी कंसोलिडेशन को कई बार बोला जाता है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है कितने डिग्री से सेटलमेंट होता है, फेल होता है। तो प्राइमरी को आप बोलते हो 1 डिग्री सेटलमेंट, कितना 1 डिग्री। और सेकेंडरी को कितना बोलते हो भैया, 2 डिग्री सेटलमेंट, कितना 2 डिग्री। ध्यान रखना। और इनिशियल को सर इनिशियल कुछ नहीं बोलते भैया, इनिशियल में तो कंपैक्शन होता है, इनिशियल में तो रोल ही नहीं है। बता दिया आपको, इनिशियल तो कंपैक्शन एक प्रकार से कंपैक्शन का टाइप है। लेकिन अपने को इनिशियल क्यों लेते हैं भाई, अपने को पता है ना कि सोइल आपको हर जगह गारंटी थोड़ी है सैचुरेटेड नहीं मिलेगी। भाई आप कंसल्टेशन करने जा रहे हो, कहीं टेस्ट करने जा रहे हो, कहीं सैंपल लेने जा रहे हो फील्ड में, जो प्रैक्टिकल सी बात है, आप कहीं कुछ निर्माण करने वाले हो, कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क करने वाले हो, तो आपको ये थोड़ी हर जगह सोइल आपको वो मिल जाएगी कि भाई हाँ भाई पूरी सैचुरेटेड, या आप पहले वहां जाके पानी मिलाओगे, सोइल को सैचुरेट करोगे, फिर देखोगे सोइल सैचुरेटेड हुई है कि नहीं हुई है। तो पहले आपको इनिशियल कंपैक्शन तो लगाना पड़ेगा, इनिशियल कंसल्टेशन चेक करना पड़ेगा। पहली प्रोसेस तो हमारी इनिशियल कंसल्टेशन रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपैक्शन बोलते हैं। फिर हमारा कौन सा प्राइमरी और स्टार्ट होता है, फिर सेकेंडरी। प्राइमरी को मैं कैसे कहता हूँ, 1 डिग्री से, और सेकेंडरी 2 डिग्री से। देखो ये चीज जो है करब है, थोड़ा सा क्या है, अपने व्यूज की जो है ना 240 से आप बढ़ा के 360 या 720 पे करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हो सकता है मैंने आज ही छोटे छोटे लिखे हैं, क्योंकि इसका मकसद ये था कि मुझे चारों चीज एक साथ समझानी थी। अगर मैं इन चीजों को अलग अलग समझाता तो आपके हो सकता है कंफ्यूज रहता। अब मैं इन चारों चीजों को एक साथ समझाऊंगा तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, डाउट नहीं रहेंगे और बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिखा है और शॉर्ट में लिखा है। तो शॉर्ट में लिखा है वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो जो मैं समझाऊंगा, बाकी चीजें जो नहीं लिखी हुई हैं वो तो मैं सारी आपको वो बता ही दूंगा, तो वो आप हल करके लिख लोगे, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चनों में सॉल्व हो जाएगी वो। लेकिन ये चारों चीजें मुझे करानी एक साथ बहुत जरूरी थी, ताकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने क्या करा, इन चारों को एक साथ लिया है थोड़ा सा। तो टाइम सेटलमेंट करब बना लेना क्ले के लिए ज्यादा स्वाभाविक सी बात है, या तो करब नहीं पूछेगा एग्जाम में, यही पूछेगा बस सैंड और क्ले में से सेटलमेंट ज्यादा किसके रूप में होता है, या आपको 4 वो एग्जाम्पल दे देगा। अब मैं दे दूंगा कि भाई एक ग्रेवल है, एक ऑप्शन ग्रेवल है, एक सैंड है और एक सिल्ट है, और चौथा दे दिया क्ले। अब ये 4 ऑप्शन में आगे आप कहूँगा सेटलमेंट सबसे ज्यादा किसमें होगा, सेटलमेंट से ज्यादा किसमें होगा, तो आप कहोगे सर क्ले में होगा, स्वाभाविक सी बात है, किसमें होगा, क्ले में होगा। तो बस ये चीज के लिए मैंने आपको थोड़ा सा ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब सर आप चारों चीज में क्या बताना, अब ये आपको हो सकता है तो अपने कॉपी में भी आपको सारणी बना के ही करना है, ये ऐसा इसी टाइप से करना है जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है आपको। अब देखिए पहले बात करता हूं मैं आपके नेक्स्ट हेडिंग की, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जिसको मैं डिनोट करता हूं AB से। फिर क्या सर आगे, फिर आगे है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, कंप्रेक्शन। तो कंप्रेशन क्या है, CC, जिसको क्या बोलते हैं CC से। फिर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, CR। फिर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, तो इसको किसके डिनोट करता हूं मैं, MB से। सर चैप्टर पढ़ रहे हैं कंसोलिडेशन, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी चारों चीजों में से आपने कंसोलिडेशन की बात नहीं करी, तो वो मैं आगे बढ़ूँ पहले यहाँ से, जब बेसिक क्लियर होगा जब भी अपन वहां चलेंगे। देखो यही कहानी सर, इसलिए चैप्टर के मैं कह रहा हूँ, चैप्टर का इंटरेस्ट यही चीज है कि आपको ये जो 3-4 चैप्टर हैं, वहां से कंपैक्शन से लिया, कंपैक्शन हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस हुआ, परमेबिलिटी हुआ, और ये सब चैप्टरों से ही आगे अगर वो करने के बाद ये कंसोलिडेशन और शेयर स्ट्रेंथ जब भी समझ में आता है। इन चैप्टर को क्या है, क्रम से करना पड़ेगा सीरीज का, ये मतलब पहला और दूसरा चैप्टर है वो तो अलग ही डिफरेंट है, वो तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज वगैरह उनसे तो बहुत कम लेन देन इनसे, लेकिन ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो पहला बात करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो भाई देखो क्या होगा, जैसे ही कोई सोइल पे लोड लगेगा, मान लीजिए सोइल सैंपल है, उस पर लोड अपन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कि सर क्या भोली बात करते हो आप, लोड लगेगा तो वॉइड रेशियो कम होता जाएगा, वॉइड रेशियो कम होता जाएगा तो भाई पानी जैसे निकलता जाए जो भी है, तो क्या होगा कि आप कहोगे सर वॉइड रेशियो कम होता जाएगा और इफेक्टिव स्ट्रेस का मान बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस का मान बढ़ता जाएगा, यही बात है। तो मैं क्या करूंगा, वही कर्व तो खींचूंगा वॉइड रेशियो में और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, भाई वही कर्व तो खींच रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ भाई कंप्रेसिबिलिटी कितनी हो रही है, तो वो किसी से E और स्ट्रेस के बीच में। और हमेशा अपन जो
कर्व बनाते हैं वो tan थीटा बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं dy/dx tan थीटा बनाते हैं। स्लोप क्या बनाते हैं, क्या होता है वो स्लोप भी तो चेक करते हैं इसमें अपन कि भाई कर्व देखो अलग अलग जगह अलग अलग कर्व है, तो यहाँ देखा था हमने कर्व अलग था, यहाँ अलग था, तो ये चीज चलने का सिस्टम ही तो देखेंगे भाई सोइल किस हिसाब से इफेक्टिव स्ट्रेस में चल रहा है। भाई जैसे जैसे वॉइड रेशियो कम होता जा रहा है, देखो जैसे जैसे वॉइड रेशियो कम हो रहा है वैसे वैसे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक बढ़ रहा है। तो वही चीज चेक करनी है, तो क्या हुआ कि अपन ने चाहे क्या डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बराबर AB से डिनोट किया इसको। अब सर इसमें समझाना क्या जा रहा है, देखो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है आपका, जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आपका AV का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। AB बराबर क्या है आपका कर्व ही था कि इसमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, स्वाभाविक सी बात है। लंब क्या है वॉइड रेशियो, ये क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा सिग्मा। ये सर डेल सिग्मा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ स्टेप पे होगा, मैं यहाँ बात करूंगा इस जगह पे, तो यहाँ मेरा वॉइड रेशियो कुछ और है, यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ और है, यहाँ वॉइड रेशियो कुछ और है, इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ और है, यहाँ वॉइड रेशियो कुछ और है, यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ और है, यहाँ वॉइड रेशियो कुछ और है, इफेक्टिव मतलब एक क्रम से क्या बढ़ रहा है या कम इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो मैंने ये कहा जैसे अपने ये फॉर्मूला क्या निकला मेरे पास AB बराबर कि डेल ई अपॉन डेल सिग्मा, डेल ई अपॉन सिग्मा। अब ये सिग्मा स्ट्रेस बार क्या है, ये है सर इफेक्टिव स्ट्रेस और ये क्या है मेरा वॉइड रेशियो। अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, अगर मेरा ये इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है मेरे AB का मान कम होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मेरी कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखो अब ये मेरी चीज सिस्टम समझ गए। अब लेकिन इसमें मुझे क्या मिल रहा है कि ये AB को मैं सर इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करता हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकली नहीं लेता, इसलिए मैं इस आगे जाऊंगा इस वाले पे। क्यों जाओगे, क्योंकि देखो सर इसका AB का मान क्या है कांस्टेंट नहीं रह रहा है, AB का मान एक कांस्टेंट रूप से नहीं बढ़ रहा है। देखो एक कांस्टेंट रूप से बढ़ रहा है क्या, ये कर्व बन के चल रहा है, कांस्टेंट रूप से नहीं बढ़ रहा, तो मतलब AB की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। AB के लिए क्या वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकली नहीं लेता। अब देखिए कई बार पूछ लेता है कि NC सॉइल के लिए कर्व कैसे बनता है और OC सॉइल के लिए बनता है, तो NC सॉइल के लिए ऐसे बनता है और OC सॉइल के लिए ऐसे बनता है। सर समझे नहीं इस कर्व को, कोई बात नहीं समझे। NC सॉइल का मतलब क्या होता है या UC सॉइल का मतलब कि सर पास्ट से ज्यादा प्रेजेंट में ज्यादा हो, तो मतलब NC में तो मतलब अभी तो सेटलमेंट चल रहा है ना, NC और UC में सेटलमेंट चलता है बाद में होता है लोड लगने के बाद, जबकि OC में तो क्या होता है पहले ही सेटलमेंट हो चुका होता है, वो तो बाद में होता है। तो NC के लिए कर्व बनता है इस प्रकार का कॉन्वेक्स कॉनकेव, क्या बोलते हैं NC के लिए बनेगा हमेशा कर्व क्या बनता है कॉनकेव। इसको जब विर्जिन कर्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं विर्जिन कर्व भी बोलते हैं। NC के लिए जो कर्व बनता है हमारा वो कैसा बनता है कॉनकेव बनता है, जबकि OC के लिए कैसा बनता है कॉन्वेक्स। ये कई बार पूछ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी में OC सॉइल के लिए कर्व कैसा बनेगा आपका, तो वो बनता है कॉन्वेक्स टाइप का, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल और इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल। ठीक है, कॉन्वेक्स टाइप का कॉन, और आपका क्या बनता है ये कॉनकेव का। ठीक है, अब AB डिपेंड किस किस पे कर रहा है आपका, सरकों की डिपेंड हमने देखा सर वॉइड रेशियो पे, वॉइड रेशियो मतलब सोइल पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सोइल पे डिपेंड कर रहा है। और सर इफेक्टिव स्ट्रेस में परिवर्तन होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस में परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। AB डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ सोइल और इफेक्टिव स्ट्रेस। अब यूनिट क्या होगी इसकी, डेली की कोई यूनिट नहीं है, A के बाय डेली तो क्या वॉइड रेशियो जितना होगी, और डेल सिग्मा की क्या होती है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पे चला गया तो यूनिट क्या होगी कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। समझ गए यहाँ तक बात। अब इसमें मैंने क्या कहा कि आपकी कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट नहीं रह रही थी, क्या नहीं रह रही थी भैया कांस्टेंट, तो हमारे पास न्यूमेरिकली प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं मिल रही थी। भाई न्यूमेरिक जब तक कांस्टेंट नहीं मिल रही है वैल्यू, तो हमें न्यूमेरिकली वैल्यू कहाँ मिल रही है कि फिक्स वैल्यू आप कैसे कह सकते हो भाई ये काम इस तरह हो रहा है, क्यों, तो हमें वैल्यू नहीं मिल रही है न्यूमेरिकली। जब न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं मिल रही तो हम क्या करते हैं कि जैसे अपन कुछ चीज देखते हैं, जब आप दूर से अपने कैमरे में कोई फोटो खींच लाते हो किसी किताब के पेज की, तो आप उस पूरे पेज को देखते हो, आपको एक लाइन पढ़नी होती है, तो वो लाइन आपको दिखती नहीं है सुनना मेरी बात को, तो लाइन दिखती नहीं तो आप क्या करते हो सॉरी, तो आप कहते हो कि सर वो उसको हम कुछ नहीं करते, हम सर उस लाइन को जूम करते हैं, उस पेज को हम जूम करते हैं और उस लाइन को बड़ा कर लेते हैं, इनलार्ज कर लेते हैं, तो हमें वो लाइन आराम से दिख जाती है। यही बात है, तो बस कुछ नहीं करना, इसी का लार्ज रूप ही यही है कोएफिशिएंट ऑफ कॉम्पैक्शन, यही चीज है CC। AB का CC का मतलब ही यही है कि हमें इसे जूम करना है तो क्या एक हमें सीधी लाइन मिल जाएगी, वहां अपन मैथ का कैलकुलेशन करने की गुणक कर लेंगे। अब सर मैथमेटिकली जूम कैसे होता है, तो आपको पता है 10th क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ा है लॉग लेते हैं, लॉग लगाने का मतलब ही क्या होता है, लॉग 10 यूज लेने का मतलब ही क्या होता है कि अपने को किसी चीज को वैल्यू को छोटी बड़ी सी चीज को अपने को बहुत छोटे रूप में देखना, बहुत छोटे रूप में लिखना, बहुत छोटे रूप में लिखना, इसलिए अपन क्या करते हैं वो चीज डायरेक्ट, ये सब चीज सेम वही चीज है, बस उसका जूम आउट है, ये जूम कर दिया, अब देख लिया, अब हमें एक लाइन कहीं मिल गया, अब यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लाइन मिल रही है सीधी, सीधी क्या मिल रही है एक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन CC,
जिसको कई बार कंप्रेशन इंडेक्स भी पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो लीनियर लाइन बनती है, उस डायग्राम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और कुछ चीज नहीं, कहानी वो यही है। अब आप सोचो ये अलग याद करूं, ये अलग याद करूं, तो कैसे बताओ। अब इसको मैं अलग अलग कराता तो आपके कंफ्यूजन रहता, अब मैं एक साथ कराता तो चीज वही है। देखो वही डेली डेल सिग्मा वार है, वही चीज है। बस मैंने क्या करा है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस को किसमें ले लिया, log 10 में ले लिया। तो log 10 में ले लिया तो मेरे tan थीटा बराबर क्या रहेगा सर, वही dy/dx। अब वही डेल डी रहेगा तो डेली बराबर e1 e2। मैंने आप क्या करा, यहाँ कर लिया कि सर आपने यहाँ तो नहीं करा e1 e2, यहाँ कर लो वाली, क्या दिक्कत है आपको, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। यहाँ इसको देख लो, मैंने कहा था यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस का मान कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ e1 हो जाएगा, यहाँ e2 हो जाएगा, यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो जाएगा। वही चीज बताई थी मैंने। तो वही चीज है, यहाँ पर मेरा वॉइड रेशियो पहले ये था, वॉइड रेशियो जब मेरा E1 था तो मेरे पास इफेक्टिव स्ट्रेस क्या था, सिग्मा 1 था। जैसे मेरे पास E2 था तो मेरे पास सिग्मा 2 था। तो मैंने क्या निकाला, E1 माइनस E2 log सिग्मा 2 माइनस log सिग्मा 1, बस। और log A माइनस B log बराबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा हुआ है log A अपॉन B होता है। सर नहीं पढ़े हुए log हमने, अब नहीं पढ़े हुए तो अपन log के लिए खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो अपना वहाँ सब्जेक्टिव पेपर है, ना अपने से वहाँ पे कोई log के क्वेश्चन आने वाले हैं। भाई अब log नहीं पढ़ा हुआ है आपने, 10वीं क्लास में नहीं सीखा हुआ है तो कोई बात नहीं। जब इतने साल नहीं सीखा है तो एक साल और मत सीखो। अपन फंसेंगे तो कहीं नहीं, न्यूमेरिकल आना नहीं, फॉर्मूला आएगा सीधा। इसका मतलब log 10 का मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। log सिग्मा 2 तो log A माइनस बी बराबर क्या होता है, log सिग्मा 2 अपन log A अपॉन बी। log A माइनस बी बराबर होता है log A अपॉन बी। तो मैंने डेली सिग्मा log 10 सिग्मा 2 सिग्मा 1 कर दिया। चीज वही है, देखो कहानी वही है, याद अलग से कुछ नहीं करना। अब सर कंप्रेशन इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, डेली की तो यूनिट होती ही नहीं है। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जो यूनिट यहाँ है वो यूनिट कट जाएगी तो क्या हो जाएगा, सीसी क्या होता है हमारा, यूनिट लेस पैरामीटर। बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, कंप्रेशन इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट लेस पैरामीटर। क्या होता है भैया, यूनिट लेस पैरामीटर। कैसे होता है यूनिट, ई की है नहीं, सिग्मा 2 और सिग्मा 1 की अपन दोनों के आपस में एक दूसरे कट जाएगी तो हमारी इसकी यूनिट होती ही नहीं है, तो इसकी तो हमारी यूनिट रहती नहीं है, तो यूनिट लेस पैरामीटर रहेगी। कैसा हमारे पास, यूनिट लेस पैरामीटर। और ये केवल हमारा एनसी सोइल के लिए ही यूज होता है। ये हमारा नॉर्मली कौन सा इंडेक्स, ये वाला जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स है, ये किया जाता है क्योंकि देखो सॉइल के सेटलमेंट मैंने इसका ही जूम आउट किया है, इसको तो देखा है, तो ये मेरा चीज है। तो ये मेरा किसके लिए यूज होता है, बस यही, ये सारी जो बातें लिखी हुई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हैं। ये सारी चीजें जो है आपकी ऑब्जेक्टिव की कहानी है। बस यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव की बात खाएगा, ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि भाई कौन सा आंसर। अब ये चीज आपने पढ़ी, आपको देख लिया, उसी से आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन ये हो गए, ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया, आपने देख लिया कौन सा, इसको लाइनर को क्या बोल रहे हैं, कंप्रेशन इंडेक्स बोल रहे हैं। ये बस क्वेश्चन बन रहे हैं, आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करोगे वहां यही मिलेगा। तो यूनिट लेस पैरामीटर है, ये एनसी सॉइल के लिए यूज होता है। अब ये किस पर डिपेंड करता है भैया, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सॉइल पे, डज नॉट डिपेंड इफेक्टिव स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस हम कांस्टेंट मान रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, लाइन ले लिया। तो ये सब डिपेंड कर रहा है मेरा किस पे, अपना कर रहा है सिर्फ टाइप्स ऑफ सॉइल पर। ये डिपेंड, सीसीआर डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल, डज नॉट डिपेंड अपॉन इफेक्टिव स्ट्रेस। बताओ इन दो में कोई दिक्कत आई क्या, सर कोई दिक्कत नहीं आई, बस वो दिक्कत था हमने देख लिया। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मतलब समझा था हमने, देखा था कि भाई सोइल पे लोड लग रहा है, सोइल सैंपल लोड लग रहा है, तो वही कंसोलिडेशन हो रहा है, तो लोड लग रहा है तो क्या होगा कि भाई पानी निकलेगा इसमें से, पानी निकलेगा तो क्या होगा, तो सोइल सेटलमेंट बढ़ेंगे, सोइल सेटलमेंट होगा मतलब वॉइड रेशियो कम होगा, और वॉइड रेशियो कम होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा। ये सब मैं समझा, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, ये कहानी मैंने आपको समझा रखी है पूरी पिछले चैप्टरों में। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो फिर हमने वो कर्व बना लिया, एनसी सोइल के लिए ऐसा बन रहा है, ओसी सोइल के लिए ऐसा बन रहा है। एनसी सोइल के लिए ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि भाई इसमें तो प्रेजेंट में लोड ज्यादा है ना, प्रेजेंट में लोड ज्यादा है तो प्रेजेंट में ही सेटलमेंट होगा, और इसमें तो पहले से ही सेटलमेंट हो चुका है, इसमें तो पहले से ही सेटलमेंट है ज्यादा, अब तो लास्ट में तो कम ही होगा, पहले ही सेटलमेंट हो रखा है। तो इसलिए ओसी सोइल के लिए कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स, और एनसी सोइल के लिए कैसा बनेगा, कॉनकेव। और जो अपने कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है वो दोनों पे डिपेंड करेगी, इस पे टाइप्स ऑफ सोइल पे भी और इफेक्टिव स्ट्रेस पे। कंप्रेशन इंडेक्स की बात कहाँ पे आ रही है, जो सीसी की, तो वो अपने कहा यूनिट लेस पैरामीटर है, एनसी सोइल के लिए यूज होता है, ओनली डिपेंड टाइप्स ऑफ सोइल, इज नॉट डिपेंड। अब सर, अब जब जैसे मेरा ये किसके लिए बन गया, एनसी सोइल के बन गया, तो आगे मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, देखो यही है चीज, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। इसका मतलब ये इतना ही है कि ये मेरा एनसी सोइल के लिए यूज होता है, ये मेरा ओसी सोइल के लिए यूज होता है। कहानी सर वो सेम, कहानी वो सेम चीज है, देखो वही चीज है, बस ये ओसी सोइल के लिए होता है। तो ओसी के लिए मैंने कर्व बना दिया, वो ई है, log 10 है वगैरह, इसका ही रूप है, ये मैथमेटिकली रूप है, मैथमेटिकली निकाला ना, इसका ही मैथमेटिकली पार्ट है ये लोग। अब देखो सीआर क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, वही वैल्यू है, लेकिन ये इसकी वैल्यू कम होती है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में कितनी होती है, 1/5 से 1/10 सीसी। मतलब चीजें आपको निकालनी ऐसी है, बस मतलब कहने का मतलब कि ये सर सीसी निकाल लें तो अपन सीआर का एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये होता है 1/5 से 1/10 के सीसी के, किसके, सीसी का 1 से बढ़। अब ये क्वेश्चन सर ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है
कि CR की वैल्यू कितनी होती है CC के, तो आप देख सकते हो 1/5 से 1/10 होती है। ये लो, ये आपका CC खत्म हो गया, बस इतनी तो कहानी थी। अब यहाँ तक बताओ इन तीनों में कोई दिक्कत आई? कि सर कोई दिक्कत नहीं आई, इतने दिन से ये डायग्राम देख देख के डरा रहे थे हमें। अब ये अलग एक पेज पर ये लिखा होता है बड़े बड़े चौड़े चौड़े अक्षरों में, कुछ हिंदी लिखी होती है बीच में, तो वो क्या करते हैं, डराते ही हैं। फिर ये लिखा होता है अगले पेज पे, फिर ये चीज़ आ जाती है, ये चीज़ आ जाती है, ऐसे देख के डर लग जाता है, चैप्टर छोड़ने का ही मन करता है। लेकिन अब नहीं छोड़ना आपको, जो जरूरी है वही सीखना है। डीपली भी क्यों सीखना है भाई, अब इसके अंदर और अंदर डीपली घुस जाओ, इसको और घुसते जाओ, क्या फायदा है? आप IAS गेट की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, IAS गेट की तैयारी कर रहे हो तो फिर उस हिसाब से बैच ज्वाइन करो। तो भाई उसकी तैयारी करेंगे, पहले अपन ये तो करें, ये तो सीखें अपन। तो ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा भी। अब चौथा है आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, MV, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। अब ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज क्या है? तो MV बराबर मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज क्या होगा? तो MV बराबर क्या होगा? माइनस डेल V अपॉन V डेल सिग्मा। वही चीज है, वॉइड रेशियो में चेंज हुआ है, तो वॉइड रेशियो में चेंज हुआ है तो मतलब वॉल्यूम में चेंज होगा। भाई सोयल पार्टिकल के जब वॉइड रेशियो दब रहा है तो उसका वॉल्यूम, जो उसका डेप्थ होगी वो कम होगी कि नहीं होगी? सर होगी, किसी डेप्थ की तुलना में होगी। मान लीजिए मैंने कोई सैंपल माना, ये मान लीजिए मेरे सॉइल का सैंपल है, ठीक है भैया, ये सॉइल है मेरी सैंपल नीचे। अब यहाँ से मैंने कहा कि भाई जब इस पर लोड लगा तो ये मेरी एज डेप्थ तक थी। अब जब इस पर लोड लगेगा W का, तो ये कुछ ना कुछ डेल्टा एच पे बैठेगी कि नहीं बैठेगी? डेल्टा एच सेटलमेंट तो होगा इसमें, नहीं होगा? मान लीजिए सपोज करो ये मेरा सोइल है, इसको वाली साफ कर दूं, थोड़ा सा बड़ा दिखने, ये आपने उतार लिया होगा, मैंने पहले स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दिया था आपको, ये तो पीछे करके आप है ना, साफ में थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना। अब मान लीजिए ये मेरा वो है, ये सॉलिड, ये वाटर। अब इस पर लोड लगेगा तो क्या होगा भैया? ये मेरी इसकी एच हाइट है, तो जब लोड लगेगा तो सेफ्ट होगा तो क्या हो जाएगी? डेल्टा एच तो बैठ जाएगी ना, ये डेल्टा एच बैठ जाएगी, तो डेल्टा एच अपॉन एच बोल दूं इसको, या वॉल्यूम के थ्रू बैठेगी तो डेल्टा V अपॉन वही वॉल्यूम, या ऐसा में अपन थोड़ा बहुत पढ़े हुए तो चेंज होगी। तो वही वॉइड रेशियो की बात है, तो कितना चेंज हो जाता है? डेल्टा V अपन। अब सर ये माइनस की कैलकुलेशन माइनस आएगी? नहीं, न्यूमेरिकली वैल्यू माइनस नहीं लेना है, माइनस दिखा रहा है कि सेटलमेंट हो रहा है डाउनवर्ड, सिर्फ उतना ही है, बाकी न्यूमेरिकली वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। और डेल्टा सिग्मा है ही, आप समझ गए इफेक्टिव स्ट्रेस की बात ये। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन स्ट्रेस। तो कई बार आपसे क्या होता है कि कंसोलिडेशन में ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है या उसकी स्ट्रेन क्या होती है। तो आपसे सीधा ऑब्जेक्ट में वॉल्यूमेट्रिक और ये चेंज इन सिर्फ इतना दे रखा होता है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। तो अपन कहते हैं यार ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं कभी था, अपन तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पढ़ा था। क्योंकि स्ट्रेस अपन क्या पढ़ते हैं? ई बराबर क्या पढ़ते हैं? मॉडुलस होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं। तो यहाँ अपन को उल्टा याद रखना, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको कंसोलिडेशन चैप्टर में क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। मैंने अभी यहाँ पे आपको बता दी थी, यहाँ पे निकाला MB निकाला था ना, तो वही चीज़ होती है कि स्ट्रेन की तो कुछ यूनिट होती नहीं है। स्ट्रेस बराबर क्या होता है? किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर वापस ऊपर चला जाएगा, तो ये सीधा मैंने बाउंस करके सीधा लिख दिया है मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। क्यों लिख दिया है? स्ट्रेन यूनिटलेस होता है पहले से ही, और ये कितना होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया तो मीटर स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या होगी मेरी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर अपॉन किलोमीटर। अब डेल्टा V अपॉन डेल्टा एच ये बराबर कर सकता हूँ, मैंने कंपैक्शन में भी लिखाया था आपको, जब मैंने कंपैक्शन में भी कहा था। अब ये आता कैसे उसके लिए पेज पढ़ने के चक्कर में मैंने वहाँ भी कहा था आपसे, कोई मतलब नहीं है। डेल्टा V अपॉन V बराबर डेल्टा एच अपॉन एफ। सर कैसे? फिर भी एक बार समझा दो। चलो अब आप इतनी कह ही रहे हो तो मैं समझा ही देता हूँ थोड़ा बहुत इसको, बाकी इतना जरूरी नहीं है ये चीज़ समझने के लिए। चलो देखो, अब ये चीज़ होगी। अब बताइए, अब ये डेल्टा एच अपॉन डेल्टा V अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम में जब लोड लगेगा तो वॉल्यूम में चेंज होता है किसी मटेरियल के। मैंने कोई मैटर लिया तो भाई अपन क्या करते हैं, जब पॉइजन रेशियो पढ़ते हैं अपन क्या करते हैं कि जब अपन किसी स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लंबाई जैसे बढ़ती है लेकिन उसकी चौड़ाई विपरीत कम हो जाती है। अब मान लीजिए आपके पास कोई लंबी रबड़ हो, उसको खींच के देखना, तो उसकी लंबाई बढ़ेगी तो आप देखोगे विड्थ और थिकनेस कम होती जा रही है। अगर आप उसको दबाओगे तो लंबाई कम होगी तो उसकी विड्थ और थिकनेस जो बढ़ती जा रही है। तो मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है लेकिन वो चीज़ वॉल्यूम तो वैसे ही रह रहा है, तो उसकी डेल्टा लंबाई और परिवर्तन होता है। अब लेकिन मैं प्लॉट देखिए, आप 25x50 का प्लॉट है, मान लो आपका 25x50 का प्लॉट है। अब इस पर आप लोड लगा रहे हो, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, तो लोड लगा तो क्या ये प्लॉट 25x50 से 30x60 का हो गया? लोड लगाया भाई, लोड लगाया, कंप्रेस किया आपने, तो कंप्रेस किया आपने तो भाई 30x60 हो जाना चाहिए ना भाई, जब दब रहा है तो इधर से बढ़ जाना चाहिए। तो क्या प्लॉट 30x60 का हो जाता है? आप अगर 4 मंजिला बिल्डिंग बना दे तो हो सकता है भाई 40x80 का हो जाए ये प्लॉट, तो ऐसा तो नहीं होता। प्लॉट तो ये दबता है तो ये थोड़ी इधर ये जो इधर उधर जो इसका विसरण होता है मिट्टी कणों का, जो भी इधर होता है दबने से, इसको हम बहुत कम मात्रा में इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। बस ये मानते हैं कि डेप्थ में जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो आ रहा है, ये
तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ है, डेप्थ क्या हुआ है, वो कितना हुआ है, तो वही तो चेक किया जाता है। बस प्लॉट तो नहीं बढ़ जाता आपका, आप बड़ी 10 मंजिला बिल्डिंग में कितना भी लोड लगा दो जमीन पे, प्लॉट बढ़ जाता है क्या आपका? तो वो अगर चारों तरफ मिट्टी तो सरकते हो जाती भी है, लोड पड़ता भी है, तो उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल मानते हैं, बाकी नीचे डेप्थ में होता है। तो वही चीज मैंने क्या, डेल्टा वी अपॉन डी डेल्टा एच अपॉन में लिख दिया। तो एम बी बराबर मैंने क्या करा, डेल्टा वी अपॉन वी की जगह मैंने क्या डेल्टा एच अपॉन एच पुट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं सर, माइनस और प्लस का फर्क पड़ता नहीं है। तो मुझे सेटलमेंट निकालना है मुझे क्या निकालना है, सेटलमेंट निकालना है। तो सेटलमेंट बराबर क्या हो जाएगा, एम बी चला गया, डेल्टा सिग्मा एच चला गया, बस। ये फॉर्मूला मेरा मोस्ट है, ये पूछा जाता है कई बार, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए ये फॉर्मूला क्या है, आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू वन प्लस सी जीरो, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये भी मैंने आपको कंपैक्शन में लिखाया था। कंपैक्शन में मैंने आपको तीनों लिखाए थे, डेल्टा वी बराबर वी अपॉन होता है, डेल्टा एच अपॉन एच होता है, डेल्टा ई वन प्लस सी जीरो होता है, ये वर्ड रेशियो टर्म में। तो यहाँ से भी सेटलमेंट निकालते हैं। और यहाँ WRD 2016 में शायद इससे क्वेश्चन आया भी था, 2016 में मैंने कहा भी था, इससे क्वेश्चन आया भी था। सेटलमेंट पूछा था डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब क्या सेटलमेंट, डेल्टा एच अपॉन एच है क्या, ये तो है इनिशियल सेटलमेंट भाई। पहले जब सॉइल लोड लगने से पहले एच थिकनेस थी, लोड लगने के बाद वो डेल्टा एच हो गई, डेल्टा एच उसमें सेटलमेंट हो गया, मतलब कितनी बैठ गई तो उतनी डेल्टा एच चाहिए, सेटलमेंट हो गया। न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, कॉन्सोलिडेशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे हैं, लगभग कराऊंगा एक एक क्वेश्चन, जो छाट के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, टेंशन मत लो इस चीज की, ठीक है। डेल्टा एच अपॉन मैथ डेल्टा ई वन प्लस ई जीरो। अब मैंने क्या करा कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी की जगह क्या पुट किया था, डेल्टा एच अपॉन एच। अब डेल्टा एच अपॉन एच की जगह डेल्टा ई वन प्लस ई जीरो पुट कर दूं, आपने कर दो सिर्फ सीधा, यहाँ से यहाँ चलना है, ठीक है ऊपर। तो डेल्टा ई अपॉन वन प्लस जीरो डेल्टा सिग्मा पर दिया। अब एम बी बराबर क्या होता है, एम बी बराबर तो डेल सिग्मा इसके बराबर आ गया, तो डेल ई अपॉन डेल सिग्मा बराबर वन प्लस ई जीरो। अब ये मैं पढ़ के आ चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, डेल ई बराबर डेल सिग्मा क्या होता था, आपने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, एवी, एवी पढ़ा था, डेल सिग्मा डेल सिग्मा, डेल ई बराबर डेल सिग्मा अपॉन एवी, डेल ई अपॉन डेल सिग्मा बराबर एवी। तो मैंने क्या करा, तो ये इसको वैल्यू पुट कर दी क्या, एवी, तो एम बी बराबर एवी अपॉन वन प्लस ई, ये भी फॉर्मूला आ सकता है आपसे, ये भी मोस्ट फॉर्मूला है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब बताओ इन चारों में कहीं भी दिक्कत आई, कितने टफ थे ये, बहुत टफ थे समझने के लिए, क्यों इसमें ऐसी कोई कहानी नहीं थी और मैं ज्यादा डीपली घुसा हूं। आपको सही, जब जहां में जरूरत ही नहीं है वो चीज को, उस ज्ञान को लेके क्या करोगे भाई, अगर आप वही आप सोच सके तो ज्ञान, अब इसमें और भरपूर ज्ञान करके आपका भी समय खराब करूं, इसको मैं इस आधे घंटे के लेक्चर को भले 1.5 घंटे ले जाऊं इन चारों में, तो उससे क्या मकसद निकलना, मुझे चीजें आपको इतनी ही सिखानी है, लेकिन उससे क्या मकसद रहेगा, मैं जो फालतू की चीज और करता जाऊँ। काम की चीजें इतनी है, इनसे आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, बस और क्या चाहिए आपको, आपको नौकरी तो चाहिए, बस इतनी सी बात है। बस इन्हीं पर जोड़ दो, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ए बी, ये कहानी समझ में आ गई। उसके बाद हमें पता लग गया इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ था, ये सर इसका मॉडिफाई रूप ही था, बस झूम आउट करके देखा हमने, कैमरे से हमें यहाँ साफ सुप नहीं दिख रहा था कुछ भी, हमारा जो मेन वैल्यू थी न्यूमेरिकल वैल्यू वो नहीं निकल रही थी, तो मैं इसको झूम आउट कर दिया। और झूम आउट करने के लिए मैथमेटिकली क्या करते हैं, लॉग को यूज करते हैं, तो हमने लॉग का यूज कर दिया, चीज वही थी, हमें पता चल गया सारा। फिर हमने देखा ये हमारा एनसी सॉइल के लिए यूज हो रहा था, फिर हमने देखा रिकम्प्रेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेक्शन, फिर रिकम्प्रेक्शन किसके लिए, क्या ओसी सॉइल के लिए, ये एनसी सॉइल के लिए, ये ओसी सॉइल के लिए। ओसी सॉइल के लिए इसका मान कितना होता है भाई, एनसी सॉइल का 1/5 1/10, एनसी सॉइल का 1/5 से 1/10 होता है ये। फिर मैं आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज में, एम बी बराबर डेल्टा ई बराबर, तो उस चीज को मैंने उस तरह लिख दिया, माइनस डेल वी अपॉन डेल सिग्मा, माइनस का मैंने कहा था मैथमेटिकली कोई रोल नहीं होता इसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन में चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट मैंने बताई दी थी इसकी कैसे हुई थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होती है, तो मैंने उसको मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर कर दिया। डेल बी अपॉन बी डेल्टा एच अपॉन एच में, तो एम बी बराबर डेल्टा एच अपॉन एच बराबर डेल सिग्मा डेल्टा एच, ये मेरे से एक और सेटलमेंट का फॉर्मूला आ गया। कई बार यहाँ से फॉर्मूला पूछ लेता है, डेल्टा एच बराबर क्या हो गया, एम बी अपॉन डेल सिग्मा इंटू एच, डेल्टा एच अपॉन एच डेल ई अपॉन वन प्लस जीरो भी कहते हैं इसको, जिसको क्या बोलते हैं डेल्टा एच अपॉन में एच बराबर डेल ई अपॉन वन प्लस ई जीरो भी कहा जाता है। ये मैंने कंपैक्शन में वहाँ पे भी कराया था, वहाँ पे भी चीज़ बता दी थी मैंने क्या क्या करना है अपने को। ये फॉर्मूला जब अपन 1000 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने दिमाग में चलने लग जाएगा। अब देखो 3 बार 4 बार 5 बार तो मेरे साथ ही बोल गए, एक बार आपने समझा, फिर आप दूसरी बार इसको लिखोगे, तीसरी बार आप पढ़ोगे, चौथी बार क्वेश्चन निकालोगे, ये लो याद हो गया बस। अब क्यों इसकी कहानी के पीछे पड़े भाई, कहानी तो वहाँ पढ़नी, जब अपने बीटेक में डिप्लोमा पढ़ ली कहानियाँ तो वहाँ पढ़नी थी पूरी कहानियाँ, तो क्या होती है इनकी, डेल्टा एच अपॉन एच डेल ई अपॉन वन प्लस जीरो। फिर मैंने क्या करा, डेल्टा एच अपॉन मत की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करती मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, तो एम बी अपॉन ए बी वन प्लस जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई हार्ड कहानी नहीं थी हमारे पास, वो नोट्स हमें हार्ड लग रही थी,
बस ये था कि हमने एक दूसरे को अरेंजमेंट किया है। जैसे ही हम सब चीज़ों को अरेंज करते गए, हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ गई। अब यही कचरे को मैं आपको एकदम नया दिखा के कहता इसको याद कर लो, तो देखो कितना गंदा लग रहा है ये दिखने में भी और समझने में भी, तो इसको ड्रॉप आउट करने में फायदा था। लेकिन अब आपको ड्रॉप आउट करने में इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि बस ये समझ गए, आपको इसी तरह लिखना है। अगर आप इसको एक एक पेज पे लिख के जाओगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि फिर रटनी पड़ेंगी। अब ये चारों चीज़ आपके सामने होंगी तो आप समझ जाओगे मुझे पहले इसमें क्या करना था, ये हुआ था, फिर मेरी कहानी यहाँ तक पहुंची थी, ऐसे पहुंची थी, फिर मेरी कहानी यहाँ पहुंची थी, ऐसे पहुंची थी, फिर मेरी कहानी यहाँ ऐसे पहुंची थी, और ये चारों चीज़ में क्लियर होगी। इससे मेरा क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। समझ गए बात को? क्लियर एकदम? तो आज के लिए इतना ही करें, आज के लिए सफिशिएंट है। कल नेक्स्ट वीडियो में, अभी कंसोलिडेशन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए थोड़ा इसको जल्दी भी करा दें। और देखो आधे घंटे में आज अपन ने चारों टॉपिक क्लियर कर लिए, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वही बात जो रोज की तरह कह रहा हूँ, शेयर करो और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। शेयर से ही आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जितना शेयर करोगे उतना ही आपका सपोर्ट मिलेगा, और जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतनी ही मेहनत हम ज़्यादा करेंगे। हो सकता है ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अभी हम दूसरी फैकल्टीज भी नहीं ला पा रहे हैं। क्योंकि फैकल्टी लाने का मतलब ये है उनको पैसा देना, और पैसा कहाँ से देंगे? पैसा जब देंगे जब हमारे पास कहीं से आ रहा होगा। ना तो देखो अभी ऐसा कोई चैनल से भी इतना नहीं आ रहा, ना मैं कोई आपसे फीस वगैरह हमने कोई रख रखा है डिमांडेशन कि भाई अपनी फीस वगैरह भी है। तो इसलिए मुझे अकेले कोई मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं डिप्लोमा बीटेक की भी क्लासें मैं देख रहा हूँ और ये वाली भी क्लासें देख रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि अब एक अकेला टीचर सब चीज़ों को परफेक्ट तरीके से नहीं करा सकता है। फिर अगर मुझे घास ही काटनी होगी तो मैं तुरंत करा दूंगा सारी चीज़ें, लेकिन पूरा एनालाइज करके जब ही चीज़ को कराया जाता है ताकि आप तक जो पहुँचे वो थोड़ा गलत नहीं पहुँच जाए। भले ही कम पहुँच रहा है लेकिन गलत नहीं पहुँच जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा संभल के और धीरे चलना पड़ता है। लेकिन हमारे पास 2-3 फैकल्टी होती है तो उनका काम बढ़ जाता है। तो वो सब्जेक्ट उसकी एडक है तो वो सब्जेक्ट देखेगा, दूसरे की एडक दूसरी फैकल्टी आ जाएगी बढ़िया, तो उसके प्रॉब्लम रहेगी, उसे यही काम करना है। तो ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।